मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वरेण्य विषय अतीत में किसी के द्वारा आपत्तिजनक ढंग से उठाए गए जाट उत्पत्ति विषयक प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रस्तुत है। हमारे द्वारा पहले ही स्थापित तथ्य है कि जाट आर्यों के आदि पितर का उल्लेख मानव सभ्यता के प्रथम ज्ञान ग्रंथ ऋग्वेद में और फिर प्रवृत्ति ग्रंथ यजु, साम और अथर्व वेदों में पृथक पृथक देवता अर्थात विषयों या सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जरित नाम से किया गया है। इस प्रजाति सूचक नाम को ऋग्वेद आदि के 500 वर्षीय रचना काल में आर्यावर्त के 3 विभिन्न क्षेत्रों में 3 अल्प ध्वन्यांतर से बोला जाता था, अर्थात एक क्षेत्र में जरित, दूसरे क्षेत्र में जरित्र और तीसरे क्षेत्र में जरित्री क्षेत्र भेदी उच्चारण थे। जैसे कि वर्तमान में भी भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर पश्चिमोत्तर देश अफगानिस्तान में जट, पंजाब और सिंध में जट एवं भारत के अंतर्भाग यानी हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में जाट कहा जाता है। उपरोक्त कथित वैदिक जरित, जरित्र और जरित्री ही जाट आर्यों के आदि पितर अथवा अब तक ज्ञात प्रथम पूर्वज थे। इस तथ्य को ऋग्वेद आदि चतुर्वेदों के मंत्रों और ऋचाओं के साक्ष्य द्वारा भली भांति प्रमाणित किया जा चुका है। इन सब शोध पत्रों को यूट्यूब पर प्रकाशित अनेक वीडियोज़ के माध्यम से सुन समझकर हरियाणा प्रदेश के एक सैनी बंधु का आपत्तिजनक कमेंट आया था कि जाट ना तो आर्य हैं और ना ही प्राचीन वैदिक जैत आर्यों के वंशज हैं, बल्कि 5वीं-6वीं शताब्दी में भारत आए उन बर्बर हूणों की संतानें हैं जिन्होंने वीरता से लड़कर एक के बाद एक इलाके जीते और बड़ी क्रूरता से हिंदुओं और बौद्धों का नरसंहार किया तथा यहाँ स्थापित अन्य भारतीय जातियों से उनकी पुश्तैनी ज़मीनें छीन ली और जमींदार जागीरदार बन बैठे। मैंने उन्हें कई एक साक्ष्य देकर के समझाने की कोशिश की कि जाट हूणों की संतानें न होकर प्राचीन आर्यों के वंशज हैं, जिनमें ईसा सन के आसपास शक सीचन आकर विलीन हुए हैं। आनुवांशिक अनुसंधानों से भी सिद्ध हो चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप के जाटों के वाई क्रोमोसोम पर पाए गए जीन्स के आधार पर उन्हें विश्व के 9 स्थानों से आया हुआ माना गया है, जिनमें सबसे बड़ा ग्रुप प्राचीन आर्यों का है और उससे बहुत छोटा ग्रुप शक-सीथिनों का है, क्योंकि दोनों में ही अल्प उत्परिवर्तन के पश्चात R1A1 जीन उपस्थित है। बाकी के 7 ग्रुप्स मात्र 10% से कम उन जाटों में दिखाई पड़ते हैं जो अन्य जाति समूहों के बीच छिटके हुए हैं। अपनी जिज्ञासा से सैनी बंधु ने जो प्रश्न किए उनके सटीक उत्तर दिए गए, परंतु खेद कि वो अपने दुराग्रह से बाहर नहीं निकल पाए, यानी संतुष्ट होना ठीक नहीं समझा, जबकि उनके पास अपने पक्ष की कोई उचित दलील शेष नहीं बची थी। अतः उन्होंने अचानक से कमेंट्स के द्वारा बातचीत करनी बंद कर दी। निष्कर्षतः मैंने उस सैनी बंधु की अटल मानसिकता का दोषारोपण उन इतिहास लेखकों के सिर मढ़ा जो जाट उत्पत्ति के धुंधलके को छांटकर उससे बाहर निकलने की बजाय उसी में भटक कर रह गए। अफसोस का विषय है कि भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रमों में राजपूत की उत्पत्ति पर तो विचार हुआ है, लेकिन पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में बसे हुए एवं शासनाधीश प्रभुता संपन्न जाटों का जिक्र तक भी नहीं किया गया। कभी तो ईश्वरी प्रसाद सरीखे अधकचरे इतिहास ज्ञाता ने जिक्र भी किया तो बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने जाटों को शूद्र लिख देने का अपराध किया। वस्तुतः उस सैनी बंधु ने केवल पाठ्यक्रमी इतिहास ही पढ़ा हुआ था, जिसमें कहीं जाटों को हूणों की संतान और कहीं शक-सीथियों के वंशज लिखा गया है। इसकी असलियत कर्नल जेम्स टॉड के विचार में निहित है।
उन्होंने जाट उत्पत्ति के इंडो सीथियन सिद्धांत के भ्रम में पड़कर जाटों को हूणों का अवशेष मान लिया। मिस्टर स्मिथ का शोध तो और भी भ्रामक और असत्य रहा है कि आउट ऑफ द विक्टोरियस हून्स those who came to rule in India were called Rajputs, and those who started agriculture and animal husbandry were called Jats and Gujars। अर्थात विजेता हूणों में से जिनके पास भारत में राज सत्ता आ गई वे राजपूत कहलाए, तथा जो कृषि और पशुपालन करने लगे वे जाट और गुर्जर कहे जाने लगे। हिस्ट्री ऑफ मिडिवल हिंदू इंडिया में सीवी वैद ने स्मिथ के विचारों का घोर विरोध किया है। जिन इतिहासकारों ने कर्नल जेम्स टॉड के शोध की पुष्टि की है उन्होंने इंडो सीथियनों को हूण नहीं बल्कि आर्यों का वंशज माना है, जो अपने मध्य एशियाई मूल स्थानों पर ही बसे रह गए थे तथा ईसा सन के आसपास भारत में स्थानांतरित हुए। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस मध्य एशिया की अपनी यात्रा के दौरान जाटों के मध्य रुके थे, रहे थे, बातचीत की थी तथा उनकी वीरता को देखा था। तभी उन्होंने लिखा कि द फ्रंट ऑफ विच द मैसाजट्स फाइट दे डेफिनेटली विन, अर्थात मैसाजट यानी महान जाट जिस मोर्चे पर लड़ते हैं उसकी विजय अवश्य होती है। इंडो आर्यन और शक-सीथियन का अंतर बताते हुए अमेरिका के इतिहासविद एंटोनी मगलनेज का कथन है कि ऑल सीथियंस वर आर्यंस बट नॉट ऑल आर्यंस वर सीथियंस। सीथियंस वर वन हाफ ऑफ द आर्यन फैमिली एंड द अदर हाफ बीइंग द इंडो आर्यन, अर्थात सभी सीथियन आर्य थे परंतु सभी आर्य सीथियन नहीं थे। सीथियन आर्य परिवार का एक हिस्सा थे तथा दूसरे आधे थे इंडो आर्यन। प्रश्न ये है कि जाट यदि हूणों की संतान होते तो प्रसिद्ध बौद्ध वैयाकरण चंद्र गोमिल अपने चंद्र व्याकरण नामक ग्रंथ में अजय जटो हूणान अर्थात अजयी जाटों ने हूणों को हराया क्यों लिखते। इस उद्धृत वाक्य के संदर्भ वैशिष्ट से सूचित है कि जाट सम्राट गुप्तों और ओलक वंशी जाट यशोधर्मन ने हूणों के आक्रमणों को न केवल विफल किया बल्कि पराजित करके देश की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया। इतिहास से विज्ञ होता है कि 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में ही बर्बर श्वेत हूणों ने भारत पर कई जबरदस्त हमले किए थे। सन 500 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान में अवस्थित गंधार का हूण राजा तोरमान पाहीजुब्ल बड़ा ही शक्तिशाली और आक्रामक था। उसने सन 510 ईस्वी में गुप्त सम्राट भानुगुप्त पर आक्रमण किया। भानुगुप्त ने बड़ी बहादुरी से हूणों का सामना किया और तोरमान को वो शिकस्त दी कि वह गंधार और कश्मीर से बाहर के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर सका। तोरमान के पश्चात उसका बेटा मिहिरकुल शासक बना। वह अपने पिता की तुलना में अधिक वीर भी था और धूर्त बर्बर भी। उसका समकालीन गुप्त सम्राट भानुगुप्त का पुत्र बालादित्य गुप्त था। वह अपने पिता की तुलना में शौर्य और पराक्रम का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। परिणामतः उसकी हार हुई और पंजाब के पश्चिमोत्तर भाग पर हूण राज मिहिरकुल का आधिपत्य हो गया। उसने अपनी नई राजधानी शाकल अथवा वर्तमान सियालकोट को बनाया। अपनी सैन्य शक्ति के सुदृढ़ कर मिहिरकुल ने हरियाणा और राजस्थान पर हमले करके उन्हें भी जीत लिया और एक विस्तृत क्षेत्र का शासक होकर बौद्ध जनता पर मनमाना अत्याचार किया। गुप्त साम्राज्य के ऐसे कठिन समय में मालवा के पश्चिम प्रांत का सामंत ओरिकर या ओलक वंशी जाट आदित्यवर्धन का होनहार पुत्र यशोधर्मन नियुक्त हुआ। गुप्त सम्राट बालादित्य ने उसे अपना सेनापति बनाया। हूणों के जुल्मों से जनता को बला का आक्रोश प्राप्त था ही, जिसका लाभ उठाते हुए यशोधर्मन ने सेना में भर्ती होने का सार्वजनिक आह्वान किया तथा एक युद्ध निष्णात विशाल सेना संगठित करके हूण राज मिहिरकुल के विरुद्ध भयानक सैनिक अभियान छेड़ दिया। जाट सेना और हूण सेना के बीच ऐतिहासिक घमासान हुआ। निष्कर्षतः मिहिरकुल की करारी हार ही नहीं हुई
वरन उसकी भयाक्रांत सेना विजित क्षेत्र छोड़कर भारत की सीमाओं से पार भाग गई। सन 532 ईस्वी में स्थापित किया गया मंदसौर का शिलालेख इस विजय का प्रमाण है, जिसमें कहा गया है कि यशोधर्मन का प्रभुत्व लोहित्य यानी ब्रह्मपुत्र नदी से महेंद्रगिरी यानी गंजाम तक और हिमालय से पश्चिमी सागर यानी अरब सागर तक फैला हुआ था। उसका अधिकार उन प्रदेशों पर भी था जो गुप्त राजाओं और हूणों के भी अधिकार में नहीं थे। उसके प्रांतपाल अभयदत्त के अधिकार में विंध्य और पारियात्र के बीच का प्रदेश था, जो अरब सागर तक फैला हुआ था। यशोधर्मन ने राजाधिराज, परमेश्वर एवं सम्राट की उपाधियां धारण की थी। मंदसौर के शिलालेख में यशोधर्मन के श्रेष्ठ शासन और सद्गुणों का उल्लेख करके उसकी तुलना प्राचीन सम्राट मनु, भरत, अलर्क और मानधाता से की गई है। कहना यह है कि गुप्त काल के अंतिम दिनों में यशोधर्मन का उदय उल्का की भांति अत्यंत तीव्र गति से हुआ और अपनी चहुमुखी योग्यता से उसने मालवा का शासन हस्तगत करके विशेष गौरव की प्राप्ति की। इतिहास के इस उदाहरण से प्रमाणित होता है कि जाट हूणों के आगमन से पहले ही भारत में निवास कर रहे थे, उनके राज्य और साम्राज्य थे। अतः उन्हें हूणों की संतान कहना इतिहास विरुद्ध अज्ञानता है। जाट आर्य हूण नहीं, बल्कि हूणों से अपने राष्ट्र को सुरक्षित करते हुए उन्हें खदेड़ देने वाले क्षत्रिय शासक और सेनानी थे। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका साभार धन्यवाद। नमस्ते।